Hi my dear aspirants, I am Dr. Mansa Tripathi and welcome to कोशिका। आज हम अपने पहले चैप्टर के द लिविंग वर्ल्ड के सेकंड पार्ट में आएंगे, जिस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ पे जो स्पीशीज़ की वैरायटी है, जो डाइवर्सिटी है, वो क्या है और कैसे है। ठीक है, इस वैरायटी को नॉमेनक्लेट करने के लिए हम किस तरीके से एफर्ट्स लगाते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल हैं, नई स्पीशीज़ की डिस्कवरी होने के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से किन रूल्स को फॉलो करके उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ये सारा कुछ कैसे होता है और क्यों होता है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अर्थ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, है ना। ये जो स्पीशीज़ का नंबर है ये वो है जो अभी नोन है। इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, बहुत कुछ जो अभी हमारी नज़रों से बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ, लमसम अभी जो नोन स्पीशीज़ हैं वो इतनी ही हैं। ठीक, एनसीईआरटी हमें ये बताती है कि स्पीशीज़ की ये जो नंबर है, यानी नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्लस टाइप्स ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, यानी कितनी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की और हर वैरायटी में कितने कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स, कितने कितने नंबर के ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये आता है किसके अंडर? बायोडाइवर्सिटी, है ना। यानी अगर किसी जगह पे ऑर्गेनिजम्स का नंबर ज़्यादा है तो वहाँ भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, और कहीं पे वैरायटी ज़्यादा है तो भी वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे क्लास 12 में। फ़िलहाल इसके लिए बस इतना ही। हाँ, एक पॉइंट और हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जनरली ऐसे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर अगर एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इसका मतलब कि उस छोटे से एरिया में बहुत सारी डिफरेंट लिविंग कंडीशंस क्रिएटेड हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक टाइप की लिविंग कंडीशन मिल रही है तो उसमें वही टाइप के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे जिनके लिए वो सबसे अप्रोप्रिएट कंडीशन है। लेकिन अगर एक छोटे से पैच में या एक छोटे से एरिया में हमने कई तरीके की लिविंग कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं छोटे छोटे पॉकेट्स में, तो फिर बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ के सर्वाइव करने के लिए आइडियल कंडीशंस बन गई है। अगर हम सोचें तो इस तरीके से कई जगह हैं हमारे अर्थ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी हो सकती है, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा रिच अबंडेंस है, वो है हमारे ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, अबंडेंस वहाँ पे नंबर में भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे वैरायटी में भी बहुत ज़्यादा है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अभी मैंने एक हिंट दी ना कि बायोडाइवर्सिटी की वैरायटी ज़्यादा तब होगी जब हम एक छोटे से पैच में बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स क्रिएट कर देंगे अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट के, है ना। तो ऐसा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा क्या होता है जो वहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स क्रिएट हो जाते हैं जिनमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? सोचो थोड़ा। वेल, अगर आपके दिमाग में आ नहीं रहा है कि ये होता कैसे है, तो मैं आपको बताती हूँ एक फिनोमेना जिसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तो हमें पता है ना, जैसे मान लो ये हमारा रेन फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। ठीक है, मतलब 3D में हमने रेन फॉरेस्ट को काट करके उसे सामने से देख रहे हैं। ठीक, अब इसमें हमें ये पता है कि मेजरली वहाँ पे क्या रेन फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन ट्रीज़ होंगे वहाँ पे। तो मान लो ये एक बहुत बड़ा सा ट्री है, इस ट्री की बहुत ही डेंस, इसको क्या कहेंगे, ये चीज़ होती है कैनोपी, राइट। तो इस ट्री की बहुत ही डेंस कैनोपी है। होता क्या है कि जब सनलाइट आती है तो ये कैनोपीज इतनी डेंस होती हैं कि जैसे ये दो ट्रीज़ बगल बगल में जुड़ ऐसे ऐसे बहुत ही डेंस ट्रीज़ बगल बगल में ग्रो कर रहे हैं, तो जब सनलाइट आती है तो वो सनलाइट इन ट्रीज़ को पेनिट्रेट करके ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। यानी इस ट्री के अंदर एक अलग सा माहौल क्रिएट हो गया है, इसके ऊपर एक अलग ही माहौल क्रिएट हो रहा है और इसके नीचे कुछ अलग कहानी चल रही है। इसके नीचे जो कहानी चल रही है वो किस तरीके की होती है कि आप देखो, ये ट्रीज़ कोई ऐसा नहीं होता है ना कि छोटी हाइट पे हैं और बहुत डेंस है, ये बहुत बड़े ऊंचे बहुत ही डेंस होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट के जस्ट नीचे जो है, यानी यहाँ पे से इनसे
थोड़ा सा छोटा ट्री आ जाएगा, ग्रो कर जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, इस ट्री से छोटा एक कोई हर्ब सा ग्रो करने लगेगा यहाँ पे इसकी शेड में। इससे छोटा एक दूसरा कोई श्रब ग्रो करने लगेगा, इससे छोटी यहाँ पे ग्रासेस ग्रो करने लगेंगी, और उसके बाद इन सब के ऊपर कोई कोई क्लाइंबर्स और पैरासिटिक प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे, ठीक है। अब देखो ये सब छोटे छोटे पॉकेट्स बन गए, है ना। ये सारे पॉकेट्स की वजह से ट्रीज़ यानी प्लांट्स में ही इतनी वैरायटी हो गई। अब हर टाइप के प्लांट में अच्छे से सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स की भी तो वैरायटी कितनी सारी हो जाएगी, जो जिनको घना, मतलब ये एक ऐसी कह लो मेगा सिटी की तरह हो गई जहाँ पे सबके जीने के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। तुम अल्ट्रा रिच हो तो तुम यहाँ रहो पेंट हाउस में, तुम थोड़ा अपर क्लास हो तो तुम यहाँ रह लो, अगर तुम जो है वर्किंग क्लास हो तो तुम बिल्कुल नीचे रह रहे हो। तो मतलब एक तरीके से पूरा सोशल स्टेटस सा क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो इसमें हर टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ ना कुछ है, सबके लिए खाना है, सबके लिए पानी है, क्योंकि इतना रिच यहाँ पे फूड वेब बन जाएगा कि वहाँ पे सब लोग सर्वाइव कर सकते हैं, हर टाइप के लोग सर्वाइव कर सकते हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसको देखो हम कह सकते हैं ना कि इसमें ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग स्ट्राटा है, ये भी फिर एक अलग लेयर हो गई, फिर ये हर्ब्स की अलग लेयर हो गई, श्रब्स की अलग हो गई, ग्रासेस, तो ये अलग अलग लेयर्स हो गई ना। इन्हीं लेयर्स को हम कहते हैं स्ट्राटा, ठीक। और इस तरीके से लेयर्स के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। यानी जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन दिखती है, और स्ट्रैटिफिकेशन के दिखने की वजह से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नंबर में भी बहुत रिच होती है और वैरायटी में भी बहुत ज़्यादा रिच होती है, राइट। अब आते हैं इंडिया पे वापस। अब मुझे ये बताओ, इस तरीके के रेन फॉरेस्ट, हाँ हमको सबको पता है कि अमेज़न में तो होते ही ऐसे रेन फॉरेस्ट, क्या इंडिया में कहीं है इस टाइप के रेन फॉरेस्ट जहाँ पे इतनी डेंस, इतनी वाइड डाइवर्सिटी हो? सोचो सोचो। अब ये एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, यानी जाहिर सी बात है अगर इंडिया में प्रेजेंट होंगे तो ट्रॉपिक के आसपास होगा। वैसे इंडिया से कौन सा ट्रॉपिक पास होता है पता है? इंडिया से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। और कहाँ से पास होता है? जैसे मान लो ये है बुरा नहीं हुआ ना, काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। ओके, ये रहा श्रीलंका, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप, राइट। लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। ओके, सो इंडिया में ट्रॉपिक कहाँ से पास होता है? कुछ आइडिया है? थोड़ा सा बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना। इंडिया में ट्रॉपिक पास होता है गुजरात से, मतलब मैंने तो ऐसे ही याद किया था। गुजरात को थोड़ा सा कट करते हुए जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऐसे वेस्ट बंगाल और यहाँ पे ऐसे कट करते हुए, राइट। तो ये तो हमारा ट्रॉपिकल एरिया हो गया, ठीक। यहाँ से नीचे वाला पोर्शन जो हुआ ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया हो गया, इसीलिए जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है पूरे टाइम, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ओशन है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ह्यूमिडिटी होना तो ऑब्वियस है ना। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। अगर मैं कहूँ कि इस तरीके की रिच बायोडाइवर्सिटी वाले जो जोन्स हैं वो ट्रॉपिक के आसपास ही होंगे, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ ना। अच्छा, ट्रॉपिक के आसपास होने के साथ साथ वहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तभी वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होंगे, ठीक। तो मॉइस्चर कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी। बारिश बहुत ज़्यादा हुई मतलब जहाँ इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी और बारिश की ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगी। तो इंडिया में मानसून कहाँ से आता है, किधर से अप्रोच करता है? सबसे पहले मानसून इंडिया में कहाँ से आता है? इंडिया में मानसून एंटर करता है टेक्निकली 1 जून को केरला से, ठीक है। और मानसून जब आता है तो सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है, जब हम फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं इंडिया के, तो इस पार्ट को हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं ना, ठीक है। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे बेसिकली माउंटेन्स हैं, राइट। जब मानसून यहाँ से आते हैं
तो पूरे ओशन के, पूरे अरेबियन सी के ऊपर से मूव करते हुए सारा मॉइस्चर पिक कर लेते हैं और बहुत ही हैवी मॉइस्चर वाले क्लाउड्स बन जाते हैं। ये क्लाउड्स आ करके इन वेस्टर्न घाट से टकराते हैं और टकराने के बाद बूम, इतनी तेज़ बारिश होती है। तभी तो हर साल कभी मुंबई में बाढ़, कभी केरला में बाढ़, ये सब इसलिए होता है क्योंकि मॉनसून बहुत ही हैवी फॉर्म में, बहुत इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए आते हैं वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर होती है बहुत बारिश और ट्रॉपिकल रीजन में तो ये पड़ ही रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत हाई ह्यूमिडिटी है, बहुत हाई बारिश है, बहुत हाई टेम्परेचर है। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, जब ये वेस्टर्न घाट में अपना सारा मॉइस्चर गिराने के बाद यही वाली विंड्स आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्योंकि म्यांमार और ये सब फिर आगे जाके जावा सुमात्रा है। ठीक है, तो जब हिमालयाज़ यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं तो हिमालयाज़ ये पूरा 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 हिमालयाज़ है, उसके बाद ऐसे 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 ये पूरा यहाँ से लेकर के नीचे जावा सुमात्रा तक जो है हिमालयाज़ एक्सटेंडेड हैं। ठीक है, जब यहाँ पे ये अपना सारा मॉइस्चर गिरा देते हैं, उसके बाद ये ड्राई मॉनसून विंड्स जो होती हैं ये आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ करके फिर बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा लेती हैं। ठीक है, क्योंकि ड्राई हो गई तो आप बे ऑफ बंगाल के ऊपर से पास करेंगी, गर्म तो है ही, तो मॉइस्चर उठा लेंगी। ठीक, फिर हिमालयस के इस वाले पोर्शन से टकराएंगी और फिर वही होगा जो यहाँ पे हुआ। टकराने के बाद झमाझम बारिश। तो इसकी वजह से पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वो ऑलरेडी क्योंकि ट्रॉपिक्स के पास है, तो यहाँ पे हुई भयानक बारिश। इसीलिए अक्सर असम में भी हमें फ्लड का पता चलता है। इवन ये बारिश वाला जो पार्ट होता है ये एक्सटेंड करता है यहाँ पर। बिहार में भी हर साल हम लोग को पता चलता है कि फ्लड्स आए हैं, असम में, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में, है ना। और वो इसीलिए क्योंकि फिर से वही बात कि यहाँ पे इंटेंसिटी भी ज़्यादा है बारिश की और ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत जल्दी मानसून यहाँ आ जाता है। ठीक है, और ये तो पता ही होगा ना कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल वाला एरिया क्या है। पहले तो था चेरापूंजी, है ना, चेरापूंजी, लेकिन अब नहीं है चेरापूंजी। अब क्या है, अब है मौसिन राम। और चेरापूंजी, मौसिन राम ये दोनों ही हैं मेघालय में। ठीक है, मेघालय यानी फिर नॉर्थ ईस्ट में, यानी ऑब्वियसली क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है इसलिए यहाँ पे बहुत एक्सेस बारिश है। अब हम वापस आते हैं अपने पार्ट बायोडाइवर्सिटी पे। हमने ये देख लिया ना कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा रेन है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना हीट है। उसी तरीके से यहाँ पे भी रेन, ह्यूमिडिटी और हीट है, यानी ये दोनों एरियाज बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच होंगे। यहाँ पे इतनी स्ट्राटिफिकेशन होगी कि स्ट्राटिफिकेशन की वजह से छोटे से एरिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के छोटे छोटे जोन्स बन जाएंगे जिनमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पे और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे प्लेसेस जहाँ पे किसी स्पेसिफिक लोकेशन में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी होती है उनको कहते हैं हम क्या, हॉटस्पॉट्स। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया में 2 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, तो एक हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और दूसरे हो गए हमारे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, याद रहेगा। अब मॉनसून कैसे इसमें इन्फ्लुएंस कर रहा था वो मैंने बता दिया है। तो अगर ये भी याद रहेगा ना कि मॉनसून आकर के 2 बार टकराता है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट से, यहाँ पे हिमालय से, तो भी याद रहेगा कि भाई सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी नई वेराइटीज़ डिस्कवर होती हैं, द न्यू वेराइटीज़ आर डिस्कवर्ड। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं अभी अर्थ पे लमसम, राइट। तो जब भी कोई नई वैरायटी डिस्कवर होती है तो वो कहाँ से डिस्कवर होगी, किसी ऐसी जगह से जहाँ पे पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया है ना। तो ये तो ऑब्वियस है, लेकिन जो जगहें हम लोग पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं, कई बार वहाँ पे री एक्सप्लोर करने पर भी कई सारी वैरायटीज़ ऐसी मिलती हैं जो हमें पहले नहीं मिली थी, राइट। सो इसका मतलब न्यू वेराइटीज़ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यू प्लेसेस एज वेल एज री एक्सप्लोरेशन ऑफ ओल्ड प्लेसेस। ठीक है, चलो ये सब नोट कर लो। नोट करने के बाद आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, आपको एनसीईआरटी को दोबारा नहीं उठाना है और क्वेश्चंस भी मैं चैप्टर खत्म होने के बाद करा दूंगी। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट दैट यू नीड इन बायोलॉजी फॉर नीट एंड फॉर योर बोर्ड्स, राइट। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम नॉमेनक्लेचर पे।
नॉमेनक्लेचर मतलब कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हम डिस्कवर कर रहे हैं, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम कैसे दें। लाइक ऑब्वियसली उन्हें आइडेंटिफाई करना कि अच्छा जिसमें ये फलाना फीचर है वो फलाना ऑर्गेनिज्म है, जिसमें ये फीचर है वो फलाना ऑर्गेनिज्म है। पर ये सब हम करते कैसे हैं, ठीक है, इनका बेसिस क्या है, अब इसके आगे हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब लिखो नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर को डिफाइन कर लो एक बार। नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस बाय विच names of nomenclature is the process by which names of organisms are standardized such that names of organisms are standardized such that an organism is identified by the same name globally, राइट। देखो अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ठीक है, मैंने लाइक टाइगर के ऊपर कोई रिसर्च की है, ठीक, मैं कोलैबोरेट करना चाह रही हूँ यूएस में जाके या यूके में जा कर के किसी और साइंटिस्ट के साथ, तो मैं जा कर के उनको ये थोड़ी बताऊँगी कि टाइगर है, सॉरी शेर है, और शेर के ऊपर मैंने ये रिसर्च करी है, ये मेरी फाइंडिंग्स है, नहीं ना। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली सबको जोड़ती है। तो एक कॉमन इस टाइप की लैंग्वेज में या कॉमन कोड्स ऐसे होने चाहिए जो चाहे किसी भी कंट्री को आप बिलोंग करें, आप वो सारे कोड्स समझ सकें और वो आपके लिए कॉमन लैंग्वेज हो, लिंक लैंग्वेज हो, ठीक है। उसी वजह से नॉमेनक्लेचर बहुत स्पेसिफिकली किया जाता है और नॉमेनक्लेचर स्पेसिफिक रूल्स के साथ किया जाता है ताकि कोई ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड हम उसके स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम से ही आइडेंटिफाई कर पाएँ। उसके लोकल नेम से मैं उसे रेफ़र कर सकती हूँ लोकली, बट इंटरनेशनली मैं उसके लोकल नेम से उसे रेफ़र करूँगी तो कोई से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक कॉमन सा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ताकि सब हम प्रॉपर ओपन डिस्कशंस कर पाएँ, इसलिए नॉमेनक्लेचर बहुत ही प्रॉपरली किया गया विद प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच organisms are correctly described and we can easily associate them with a specific organism, ठीक। यानी आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं सच दैट कि उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के कोई भी बंदा अगर उसने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा है और फिर उसने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, सो ही कैन आइडेंटिफाई अच्छा जो मैंने देखा था ये वही ऑर्गेनिज्म है। मतलब इतना ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कि कहीं भी कोई डाउट की शायद मैंने उसी को देखा था, ये शायद वाला फैक्टर ना रहे। साइंस में शायद नहीं हो सकता ना, सो ये शायद वाले फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं इन कोड्स पर, जो कोड्स अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। देखो जैसे कोई नई स्पीशीज़ हमने डिस्कवर करी, राइट, अब वो स्पीशीज़ हमारे हिसाब से तो नई है, पर क्या वो स्पीशीज़ एक्चुअली नई है, हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि वो स्पीशीज़ एक्चुअली नई है या हमको लग रहा है कि वो नहीं है? इवन अगर मैं साइंटिस्ट हूँ तब भी मुझे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ के नाम याद हो, पता हो उनके बारे में, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये जो है ना, ये कोड्स हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर, ठीक है। ये क्या है? दीज आर कोड्स, ठीक। कोड्स मतलब कि एक तरीके से रूल्स, आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है, गाइडलाइंस कह लो। ये अलग अलग कोड्स हैं अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। जब भी इन कैटेगरीज में कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उसको नॉमेनक्लेट करने के लिए हम इन कोड्स को रेफ़र करते हैं और उनकी नॉमेनक्लेचर इन कोड्स के हिसाब से होते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई नया बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था, ठीक है, जब स्टार्ट ही हुआ था कोविड, तो सबसे पहले टेम्पररी कोविड को एक इंटरिम नाम दे दिया था, ठीक है, नोवल कोरोना, ठीक।
फिर उसके बाद जो है थोड़े टाइम बाद जब कोविड को, फिर उसके बाद उसको, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी को, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, सबको जो हमारे एग्जिस्टिंग वायरसेस का डेटाबेस है उससे कंपेयर किया गया और उसके जैसा कोई दूसरा हमें नहीं मिला। तब हमें पता चला कि अच्छा ये एक नया है, ठीक है। अब ये एक नया है तो ऑब्वियसली हमें इसे नॉमेनक्लेचर इसका करना पड़ेगा, और नॉमेनक्लेचर इसका कैसे होगा, इन कोड्स को फॉलो करके। इन कोड्स मतलब सारे कोड्स नहीं, जो वायरस के लिए अलग से कोड्स है ना, उनको फॉलो करके, ठीक है। तो ये अलग अलग कोड्स अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के लिए हैं, ठीक है। ये वाला है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक। इसको रीसेंट में, रीसेंट इतना भी रीसेंट नहीं है, आई थिंक 2007-8 के आसपास का भी, इस कोड को रीनेम किया गया है और इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया की जगह नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स हो गया है, नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट, ठीक। अगला वाला है इंटरनेशनल कोड फॉर जेड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और ये जो लास्ट कोड है ये क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ठीक। ये जो सारे कोड्स है ना, इनका एक काम तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये दे सी कि किसी भी स्पीशीज़ का जो डिस्क्रिप्शन है इट इज़ सच दैट कि इट इज़ सो डिटेल्ड कि उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के वी कैन रीच टू द स्पेसिफिक स्पीशी, मतलब बहुत ही पिन पॉइंट करके हम किसी स्पीशीज़ तक पहुंच सकते हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ के, ठीक है, राइट, ओके। और दूसरा इनका पर्पस ये है कि देयर इज नो डुप्लीकेशन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को हमने दो नाम दे रखे हैं, मतलब वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड था, उसको नाम मिल रखा है, लेकिन हमको अपने डेटाबेस में मिला नहीं तो हमको लगा कि वो नया है तो हमने उसको नया नाम दे दिया, या फिर किसी एक ऑर्गेनिज्म को कोई नाम दे रखा है और फिर वही सेम नाम हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप की किसी एम्बिग्विटी को प्रिवेंट करना ये भी इनका काम है, ठीक है। अब आते हैं एक मज़ेदार बात पे, ठीक है। और मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात है हमारा कोविड से रिलेटेड, राइट। ICTV है। ICTV क्या है, ये इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस है। ये है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ठीक है, ओके। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ये, ठीक है। अब ये जो कोड है, इस कोड में दो तीन कह लो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके अंदर। एक है जो एक्चुअल टैक्सोनॉमी करती है, फिर एक और होती है जो बेसिकली देखती है कि डुप्लीकेशन ना हो। तो इस तरीके से इस कोड के अंदर, मतलब वायरस की क्लासिफिकेशन वाला जो कोड की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर दो तीन सब ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट। सो ये ICTV इसके अंडर लाइक करती है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि ICTV का मेन काम क्या है, इसका मेन काम है टू नेम एंड क्लासिफाई नोवेल वायरसेस। नोवेल मतलब नए नए, राइट, कोई भी नया वायरस आए उसको, ठीक है। और जो कह लो कि ऑफिशियल नेम है जो कोविड वायरस का, कोविड का ऑफिशियल नेम क्या है,
कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस नहीं है इसका ऑफिशियल नेम, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो एक क्लास ऑफ वायरस होते हैं। क्लास ऑफ वायरस इनका मतलब कि कोई भी वायरस जिसका स्ट्रक्चर ऐसा हो और उसके यहाँ पे सर पे इतने सारे स्पाइक्स टाइप के कुछ निकले हों, ठीक है, वो कोरोना वायरस होगा। लेकिन ये स्पेसिफिक वायरस, ठीक है, जो ये स्पेसिफिक डिजीज कॉज कर रहा है अभी इन कंडीशंस में, इसका ऑफिशियल नाम क्या है? इसका नाम है सार्स CoV-2। ये ऑफिशियल नाम है अभी करंट वाले कोरोना वायरस का, ठीक है। और ये नाम इसको दिया गया है ऑन 11 फरवरी 2002 बाय अगर ऑप्शंस में ICTV दिया हुआ है, राइट, तो ICTV इज द बेस्ट आंसर, यू हैव टू मार्क दिस। लेकिन अगर ऑप्शंस में ICTV नहीं दिया है, देन वी हैव टू मार्क ICVNC, ठीक है, VCN, सॉरी, ICVCN, ओके। और ये सार्स CoV-2 क्या है? सार्स है सिवियर acute respiratory syndrome, और ये कोरोना वायरस 2। अब ये 2 कहाँ से आ गया? हमने तो पहली बार कोरोना वायरस के बारे में सुना है। एग्जैक्टली आपने पहली बार सुना है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोरोना वायरस पहली बार आया है, ठीक है। मैंने फिर रिपीट कर रही हूँ, कोरोना वायरस कोई एक स्पेसिफिक वायरस नहीं है। कोरोना वायरस हर उस वायरस को कहते हैं जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जो वायरस अभी करंट सिचुएशन में है वो है सार्स CoV-2, और इसका ये ऑफिशियल नाम, मतलब इसको बाद में क्योंकि ओरिजिनली तो जब 31 दिसंबर 2019 में मतलब WHO ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि हाँ भाई ये एक पैंडमिक वाला को कॉज करने वाला वायरस आ गया है, तब तो उस समय उन्होंने इसको इंटरिम नाम दे दिया था, राइट। बट जब 11 फरवरी 2002 को इन्होंने इसको ऑफिशियल नाम दिया, तब इन्होंने इसको ये नाम दिया। और ये नाम इसलिए दिया क्योंकि जो सार्स वायरस था, सार्स याद है आप लोग को? सार्स के बारे में पढ़ा है, कभी सुना है? सार्स 2003 में स्प्रेड हुआ था, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक। जो सार्स वायरस था ये भी एक कोरोना वायरस था, और इसने भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी हलचल मचा रखी थी। हाँ, इसका जो मैग्नीट्यूड था वो उतना बड़ा नहीं हो पाया जितना बड़ा अभी करंट सिचुएशन में है, लेकिन ये भी एक ग्लोबल पैंडेमिक जैसी ही सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ में ये स्प्रेड हुआ था, ठीक है। इससे लेकिन हाँ, डेथ और इन्फेक्शन रेट इसका इतना ज़्यादा नहीं था, मोर्टेलिटी और इन्फेक्शन रेट इतना ज़्यादा नहीं था, और ये 2003 में आया था, राइट। और इससे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये जो अभी करंट में है ना कोरोना वायरस, ये और ये दोनों जेनेटिकली सिमिलर हैं। देखो, दे आर सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल, दे आर सिमिलर। तो इसका एक वेरिएंट समझ लो इसे, ठीक है, राइट। इसीलिए इसका ऑफिशियल नाम ये है। और ये जो डिजीज कॉज करता है, उस डिजीज का ऑफिशियल नाम क्या है? कोविड-19 डिजीज, कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नाम है। और ऑफिशियल नाम किसने दिया है डिजीज को? देखो, जैसे वायरस का ऑफिशियल नाम दिया है इसने, जो पार्ट है इसका, राइट। उसी तरीके से डिजीज को ऑफिशियल नाम किसने दिया है? डिजीज वॉज नेम्ड बाय WHO इन ICD। WHO ने नेम किया है इन ICD, यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। WHO का फंक्शन होता है डिजीजेस को, नई डिजीजेस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें नॉमेनक्लेट करना, ठीक है। ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है इसको लिख लो,
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। जब आप लोग देंगे एग्ज़ाम्स तो उस समय होपफुली सब कुछ जा चुका होगा, लेकिन स्टिल ये काफ़ी हॉट होगा। तो इसीलिए इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी इज़ लाइक इट इज़ अ रूल, यू हैव टू नो दिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रॉपरली अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम आगे के चैप्टर से पढ़ेंगे तब तो हम उसे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम एक थोड़े से सुपरफिशियल तरीके से देखते हैं कि क्या है कैसे है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें जो सबसे कॉमन है क्लासिफिकेशन का तरीका वो है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देखो, बायो में ये चीज़ अक्सर होती है कि आप चाहे कितना भी पढ़ लो स्टिल आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन संस्कृत की तरह बायो में भी संधि विच्छेद करके आप वर्ड्स का मीनिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ी सी बुद्धि की ज़रूरत होती है बस। बायोनॉमियल, बायो मतलब दो, ठीक, बाई मतलब दो, और नॉमियल मतलब नाम, राइट। सो अगर किसी ऑर्गेनिजम्स को दो नाम दे रखे हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, यानी उसके नाम में दो वर्ड्स हैं, तो फिर वो हो गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नाम के जो दो पार्ट्स होते हैं उसमें आगे हम लिखते हैं जीनस का नाम एंड देन वी राइट स्पीशीज एपिफेट। ठीक है, स्पीशीज एपिथेट बेसिकली और कुछ नहीं, बस स्पीशीज का नाम होता है। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था ये सिस्टम दिया है किसने? कार्लस लिनस। अच्छा, कार्लस लिनस ने नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी वगैरह में बहुत कुछ किया है, इसलिए मैक्सिमम चीज़ों में आप देखेंगे कि इनका आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक होता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एक होता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। और ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन होता है ये भी कार्लस लिनस ने डेवलप किया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, क्या है ये है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका, राइट। अब देखो, मैंगो को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं हमारे पास। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एक साथ है ना तभी मैंगो है, वरना वो कुछ और है, राइट। यानी एक तरीके से इसका नाम हो गया और इसका सरनेम हो गया, है ना। अच्छा अब इसके साथ कुछ चीज़ें और देखो, जब आप अपना प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करोगे ना तब आपको उसमें ये रियलाइज़ होगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आप किसी ऑर्गेनिज्म का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हो रखा होता है। ठीक है, अब क्या इतनी सारी स्पीशीज़ है, कोई आदि अंत तो है नहीं कि क्या याद करना क्या नहीं याद रखना है, किसका याद रहेगा किसका नहीं याद रहेगा। सो इन दैट केस ऐसा कर लो अपनी कॉपीज़ के पीछे या आगे वाले पेज पे, ठीक है, जो हर चैप्टर में जिस ऑर्गेनिज्म का हम नाम उसके बायोलॉजिकल नाम को इनकाउंटर करते जा रहे हैं ना उसका नाम लिखते जाओ। ठीक, 2 साल के एंड में ये जो आगे वाले पेजेस है ना इनमें पूरी एक लिस्ट बन जाएगी कि पूरे 2 साल में तुमने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका NCERT में नाम बायोलॉजिकल दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ यही याद करने होंगे। ठीक, और क्योंकि तुम इन्हें एक लिस्ट में लिख रहे हो इसलिए बार बार उस लिस्ट को तुम पलट के भी देखोगे एक नया नाम ऐड करने के लिए, राइट। इस तरीके से तुम्हें वो लिस्ट अपने आप याद हो जाएगी और तुम्हें याद करनी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर अलग से बैठोगे सोचने कि मैं याद कर लूँ इसे तो भूल जाओ, कभी याद नहीं होने वाला है। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ स्टार्टिंग वाले पेज पे, जैसे अब हमने मैंगीफेरा इंडिका इनकाउंटर किया तो उसका शुभारंभ करो आम से, लिखो मैंगो के सामने लिखो मैंगीफेरा इंडिका। कई बार मैंगीफेरा इंडिका अलग अलग चैप्टर्स में आएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर अलग से सोचोगे कि मैं याद रखूं कि मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका है तो कभी याद नहीं होगा। ठीक है,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखते हैं कि व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल्स फॉर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, लिखो यूनिवर्सल रूल्स फॉर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फर्स्ट रूल इज इट इज जनरली इन लैटिन। ठीक है, इसमें जनरली अंडरलाइन करो और लैटिन अंडरलाइन करो। ठीक, एनसीईआरटी में हर वर्ड से एक एमसीक्यू बन सकता है, लेकिन वो एमसीक्यू फ्रेम कैसे हो सकता है ना, ये आइडेंटिफाई करना एक कला होती है। अब देखो, इस एक पॉइंट से दो एमसीक्यू बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है जिसमें लैंग्वेज के ऊपर वो कहानी बना दे। ठीक है, लैंग्वेज लैटिन है ये तो याद हो गया, पर ये जनरली लैटिन है, हमेशा लैटिन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, लैटिन ही क्यों है भाई? हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, इन सब से क्या बैर था? इनको क्यों नहीं रखा बताओ? तो उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। देखो, ये सारी जो लैंग्वेजेस है ना, देखो हम सबको पता है कि हर साल हिंदी में, इंग्लिश में, डिक्शनरी में नए नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी हिंदी, इंग्लिश, ये सारी डायनेमिक लैंग्वेजेस हैं। ये कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह, और जब लैंग्वेज ऑफिशियली यूज़ की जा रही है तो वो डायनेमिक होने की वजह से इवॉल्व करती है। उसमें नए वर्ड्स ऐड होते हैं, वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते हैं, कुछ वर्ड्स सब उसमें से हटते हैं, कुछ नए वर्ड्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिक होती है। अब आज की डेट में हमने किसी वजह से कोई एक वर्ड उठा करके किसी स्पीशीज़ को उस वर्ड का कुछ मीनिंग समझ करके नाम दे दिया, कल को उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया, तो हमने स्पीशीज़ को जिस वजह से नाम दिया था वो वजह तो नल एंड वॉइड हो गई ना। इसलिए लैटिन यूज़ की जाती है, क्योंकि लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, ज़ॉम्बी है ये। मतलब इसका मतलब ये है कि लैटिन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है किसी कंट्री की। हाँ, लोगों को बोलनी आती है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, लेकिन क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है तो ये डायनेमिक नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जो जो है वो वही रहेगा। दूसरी चीज़, ये जनरली लैटिन होती है 100% ऑफ द टाइम्स। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो लैटिन में नहीं होता है, कई बार उसमें दूसरे लैंग्वेजेस से भी वर्ड्स पिक किए जाते हैं। कई बार एक ऑर्गेनिज्म किस लोकेशन में पाया गया, उस लोकेशन के नाम के बेसिस पे उसका नाम पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और एग्जाम्पल लिख रही हूँ, इसको भी फ्रंट पेज पे ऐड करो। फाइकस बेंगालेंसिस, क्या है ये? फाइकस बेंगालेंसिस ये है द ग्रेट बैनियन ट्री। ठीक है, द ग्रेट बैनियन ट्री ये 270 साल से भी पुराना एक पेड़ है जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, जो बोटानिकल गार्डन है हावड़ा का, वहाँ पर है, बहुत बड़ा पेड़ है। अभी आगे मैं इसके बारे में डिटेल्स भी बताऊंगी आप लोग को, लेकिन ये है द ग्रेट बैनियन ट्री। ठीक है, अब ये बैनियन ट्री है पर इसके नाम है बेंगालेंसिस, और बेंगालेंसिस नाम से क्या समझ में आ रहा है? ये बंगाल में है। अब यहाँ तो बंगाल का लैटिन का कोई संबंध नहीं है ना। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, दूसरी चीज़ जो फर्स्ट वर्ड है वो होता है जीनस का नाम, राइट, और जो सेकंड वर्ड होता है वो होता है स्पीशीज़ का नाम। ठीक, थर्ड चीज़, अब इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं। थर्ड चीज़ कि इट इज़ रिटन इन इटैलिक्स जब प्रिंटेड हो, राइट, और जब ये हैंड रिटन है, जब देखो मैंने अंडरलाइन किया, इसके पहले जब मैंने मैंगीफेरा इंडिका लिखा था तभी अंडरलाइन किया था ना। तो जब ये हैंड रिटन होता है, राइट, उस केस में दे आर अंडरलाइंड एंड द फर्स्ट वर्ड दैट इज जीनस, उसका फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज इन कैपिटल, और स्पीशीज जो है इट इज टोटली इन रनिंग हैंड राइटिंग, राइट, इसमें कुछ भी कैपिटल में नहीं होता, सब कुछ स्मॉल में लिखा जाता है। ठीक है, ओके, एक और इसमें है कि
ये वैसे दिया नहीं है एनसीईआरटी में, बट जो ये जीनस और स्पीशीज़ के नाम है, इट शुड बी मोर देन 3 वर्ड्स, 3 लेटर्स एंड लेस देन 20। ठीक है, मतलब ये इतना बड़ा है, अब ये ऐसा नहीं कि मैं कितना भी बड़ा लिख सकती हूँ, 20 से छोटा ही होना चाहिए और 3 से ज़्यादा लेटर्स होने चाहिए। और एक और जिसके ऊपर पहले एक क्वेश्चन भी बन चुका है कि अगर इफ़ द साइंटिस्ट का नाम इज़ अवेलेबल, ठीक है, कि फलाना साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है, इसे डिस्क्राइब किया है, अगर हमें ये अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, तो साइंटिस्ट के नाम की एब्रिविएशन हम अपने प्लांट के, ऑर्गेनिज्म के नाम के आगे लगाएंगे, ठीक है, और वो मोर करेक्ट होगा। ठीक है, देखो नीट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं जो टेक्निकली करेक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो ज़्यादा करेक्ट होता है वो सही ऑप्शन होता है और उसे मार्क करना होता है, या जो सबसे कम गलत होता है। कई बार ऐसा होता है कि चारों के चारों ऑप्शन गलत होते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे में जो सबसे कम गलत होता है ना, वो हमारा आंसर होता है, हमें उसे मार्क करना होता है। राइट, सो अगेन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ मैंगीफेरा इंडिका का। तो मैंगीफेरा इंडिका जो है, इसको लिनस ने डिस्क्राइब किया था, ठीक, फर्स्ट टाइम। तो इसका ऑफिशियल नाम जो है, लिनस के नाम के एब्रिविएशन को ऐड करके लिखा जाता है। ठीक, अब कहीं पे मैंगीफेरा इंडिका सिर्फ लिखा हुआ है तो वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा सही है। तो अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो मैं इस ऑप्शन को ही सही मानूंगी और इसे ही मार्क करूंगी। ठीक है, अब एक चीज़ और लिखो कि टोटोनिम्स क्या होते हैं। टोटोनिम्स बेसिकली वो केसेस होते हैं जहाँ पे जीनस और स्पीशीज़ का नाम सेम होता है। राइट, दैट इज नेम ऑफ जीनस इज इक्वल टू नेम ऑफ स्पीशीज। एग्जाम्पल नाजा 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 मैं तो रहते दो। नाजा नाजा क्या होता है? नाजा नाजा होता है नागिन, द किंग कोबरा, कोबरा, द जाइंट किंग कोबरा। ठीक है, उसका नाम होता है नाजा नाजा। अब इसमें देखो जीनस स्पीशीज़ के नाम सेम है ना, और गुरेला गुरेला होता है। ठीक है, ओके, हाँ, और टोटोनिम्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में टोटोनिम्स नहीं होते हैं, इतना लिख लो पहले। देन वी कम टू क्लासिफिकेशन, ठीक, देखो क्लासिफिकेशन इज डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। ठीक है, कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कैन बी easily आइडेंटिफाइड। ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, और कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन करके नहीं, बहुत ही सिंपल फीचर्स के बेसिस पे, ताकि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है, मतलब उसकी चीरफाड़ करके देखना ज़रूरी नहीं है हर केस में, बहुत ही सिंपली एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम कर देते हैं डिवीजन। ठीक है, अगला है टैक्सा। ठीक है, टैक्सा इज जब हम प्लूरल में बात करें, और टैक्सॉन जब हम सिंगुलर में बात करें तो इसे टैक्सॉन कहेंगे, है ना।
राइट। ओके, ये क्या होता है ये? दीज आर कैटेगरीज और ग्रुप्स और रैंक्स एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही समझ लो कि इनमें क्लासिफिकेशन जो होती है वो प्रॉपर रैंक ऑर्डर के हिसाब से होती है। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल तो आर्मी का है ना। आर्मी में अलग अलग रैंक्स बहुत क्लियरली डिवाइडेड होती है ना, कि भाई ये लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल है, कर्नल है, कैप्टन है, मेजर है। ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या होता है, लेकिन हर रैंक जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी रैंक्स अलग अलग होती हैं। ठीक, और होता क्या है कि जैसे आर्मी के ही केस में लेफ्टिनेंट और मेजर और कैप्टन ये सारी क्या है, रैंक्स है, वैसी इसमें जो रैंक्स होती हैं उनको टैक्सा कहा जाता है। तो ये इसमें जो सारे ऑर्डर, क्लास, फैमिली, स्पीशीज, जीनस, ये सारे क्या हैं, ये टैक्सा हैं। ठीक है, अगर हम एक की बात कर रहे हैं कि जीनस एक टैक्सॉन है, स्पीशीज एक टैक्सॉन है, और जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर ये सब टैक्सा हैं। ठीक है, प्लूरल है। ठीक अब आओ टैक्सोनॉमी पे। ठीक, क्या है टैक्सोनॉमी? अभी आगे बताते हैं ना कि क्या क्या टैक्सा वैक्सा क्या क्या नहीं है, वो सब क्लियरली बताते हैं ना। ओके, अब हम आते हैं टैक्सोनॉमी पर। तो टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस बाय विच वी कैटेगराइज ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा, यानी डिफरेंट रैंक्स। ठीक है, और इस प्रोसेस में देखो कीवर्ड्स पकड़ो, कीवर्ड्स के बेसिस पे कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और इवन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप किसी टर्म को डिफाइन करने के लिए उसके कीवर्ड्स मेंशन कर रहे हैं। जैसे टैक्सोनॉमी के केसेस में कीवर्ड है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म को जब हम टैक्सोनॉमी की प्रोसेस के थ्रू अंडरगो कर रहे हैं तो हम पहले उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई उसमें क्या स्पेशल फीचर्स हैं, क्या नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उन फीचर्स को हम कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है, यानी ये फीचर जो है इसको ये कहते हैं, इस फीचर को ये कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं कि अच्छा और वो कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ये फीचर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैमरी ग्लैंड्स है नहीं है, फर्ज है कि नहीं, एग्स ले करता है या लाइव यंग वंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन बेसिस पे डिवीजन हो जाएगा और फिर फाइनली हम करेंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक, अब ओरिजिनली जब टैक्सोनॉमी देखो आज की डेट में जिस तरीके से हम टैक्सोनॉमी करते हैं, जिस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं, शुरू से ऐसा नहीं था। ठीक है, ये चीज़ें साइंस इवॉल्व होती है, राइट। सो ओरिजिनली टैक्सोनॉमी, द फर्स्ट टाइम टैक्सोनॉमी वाज यूज्ड, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब किसी प्लांट और ऑर्गेनिज्म का यूज़ क्या है हमारे लिए, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते थे। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन इसके आगे। और हाँ, ये जो टर्म है टैक्सोनॉमी, ये टर्म दी थी किसने? टर्म बाय एमसीक्यू यहाँ से फ्रेम होते हैं ना, तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। टर्म बाय किंडोल, टैक्सोनॉमी टर्म दी थी किसने? किंडोल ने। ठीक है, ओके इसके आगे हम आते हैं, रुक जाओ अभी इसको लिखे रहने दो, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम आते हैं किस पे? सिस्टमैटिक्स पे, सिस्टमैटिक्स, राइट। ओके, देखो सिस्टमैटिक्स जो होता है वो बेसिकली वो ब्रांच है क्लासिफिकेशन की जिसमें टैक्सोनॉमी के साथ प्लस स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशंस इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशन, ठीक है, या एवोल्यूशनरी ट्री। ठीक, और इस चीज़ को क्या कहते हैं हम? ये होती है फाइलोजेनेटिक स्टडीज़। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरीके से क्लास आइडेंटिफाई, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर करते हैं और इन सारी चीज़ों के साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री क्या है, मतलब वो इवॉल्व कैसे हुआ है, ये भी स्टडी करते हैं अगर उस ऑर्गेनिज्म को लेकर के, तो उस चीज़ को कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, ओके। और सिस्टमैटिक्स इज obtained from the Latin word systema which means order। ठीक है, मतलब प्रॉपरली अरेंज करना चीज़ों को, राइट। और अगर सिस्टमैटिक्स के थ्रू हम किसी भी ग्रुप के या से किसी भी टैक्सा के एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं ना, तो जो भी हमें उसके जनरल फीचर्स मिलते हैं उस पर्टिकुलर टैक्सा के, वो वैलिड होते हैं उस टैक्सा में फॉल करने वाले बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी के लिए भी, राइट। तो हमें बार बार अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ओके। और इसी में एक और ब्रांच इंक्लूड होती है जो एक न्यू फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको हम कहते हैं नियो सिस्टमैटिक्स, राइट। और नियो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? नियो सिस्टमैटिक्स होता है कि जब हम बेसिकली सिस्टमैटिक्स प्लस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ साइंसेस, ठीक है, इस टाइप की जो किसी भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी कह लो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी आइडेंटिटी है, या उसका नाम है, या उसकी हिस्ट्री है, जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसके बियॉन्ड भी अगर उसका बिहेवियर, उसके अलग अलग तरीक़ों के पैटर्न्स, ठीक है, उसका मेटिंग स्टाइल, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो स्टडी की जा सकती है किसी ऑर्गेनिज्म में। तो अगर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंड वॉट एवर पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इज़ देयर रिगार्डिंग एन ऑर्गेनिज्म, अगर वो सारी की सारी एक साथ ऑब्जर्व करी जाती हैं और फिर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, तो उस तरीके की क्लासिफिकेशन को कहा जाता है नियो सिस्टमैटिक्स। ठीक है, एंड ये एक इवॉल्विंग ब्रांच है। ठीक है, इट्स कमिंग अप, राइट, ओके। अब इसके बाद लास्ट पार्ट जो है इसका वो है ओके, अच्छा, डू यू नो, अभी क्योंकि हमारे कई सारे चैप्टर्स हैं और कई सारे चैप्टर्स में भी ये वर्ड आएगा मॉर्फोलॉजी, कई जगह ये वर्ड यूज़ होगा। दूसरा वर्ड जो कई जगह यूज़ होगा वो होगा फिजियोलॉजी, और एक चीज़ और वो है एनाटॉमी। ठीक है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? डू यू नो, जब भी हम ये वर्ड कहते हैं सुनने में भारी लगते हैं, बट व्हाट डू दे एग्जैक्टली मीन? मॉर्फोलॉजी मतलब होता है जब कोई भी चीज़ हम सिर्फ उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो हमें सामने से बिना उस ऑर्गेनिज्म का डिसेक्शन किए, बिना कोई चीरफाड़ किए जो भी हमें ऑब्जर्व होता है ना, वो होती है मॉर्फोलॉजी। मतलब बाहर से लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, फर है, नहीं है, ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स है, नहीं है, ये सारी चीज़ जो हमें बाहर से अगर दिख जा रही है, ठीक है, तो ये हो गई मॉर्फोलॉजी, मतलब कि एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब होता है कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर, राइट, विच मीन्स कि उसकी बॉडी की जो प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जब हम 11th में ही जब पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिन सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये सारे सिस्टम्स है ना। सिस्टम्स का मतलब क्या हुआ? सिस्टम्स का मतलब ये हुआ कि ये पूरी प्रोसेसेस जो हैं वो कैसे हो रही हैं। तो ये सारी इंटरनल प्रोसेसेस, चाहे ह्यूमंस में हो, एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो, जब हम प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, इंटरनल प्रोसेसेस को, तो वो हो जाती है फिजियोलॉजी, राइट। और एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी मतलब कि जब हम किसी इंटरनल ऑर्गन का डाइसेक्शन पढ़ते हैं, किसी इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है एनाटॉमी। ठीक है, तो इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए ताकि आप कोरिलेट कर सको। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, यू कैन कोरिलेट कि हम एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं, राइट, व्हाट इज द पर्पस। ओके, और एक लास्ट पार्ट जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं एमसीक्यू टाइप की चीज़ें बताती चलती हूँ, बिकॉज
इट विल बी सफिशेंट इन इट्स सेल्फ, ठीक है। इसके बियॉन्ड आपको और कुछ नहीं पढ़ना, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली वो हम भी करा देंगे, बट इसके बियॉन्ड थ्योरी में यू नीड नॉट गो थ्रू एनी थिंग, इट इज़ मोर देन सफिशेंट, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, सिस्टमैटिक्स जो है, ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय कौन? इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? लिनस का, राइट। तो दिस साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय लिनस, ठीक है। और लिनस ने ये पूरी जो कहानी थी इसको विस्तृत तरीके से वर्णन इसका किया था, किसमें? सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, RAE 1758 में ये इनकी लिखी हुई एक किताब है सिस्टमा नेचुरी। इसमें उन्होंने पूरा विस्तार से वर्णन किया है सिस्टमैटिक्स को, कैसे डेवलप किया उन्होंने, सब कुछ बताया उसमें, ठीक है। 1753 में एक और बुक लिखी थी लिनस ने, सिस्टमा प्लांटेरम, राइट, सिस्टमा प्लांटेरम करके एक बुक लिखी थी 1753 में लिनस ने, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है लिनस का, राइट। और इसके बियॉन्ड देखो, अगर टू किंगडम क्लासिफिकेशन, अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन उन सब पे भी आएंगे, तो लिनस को ऑल्सो कहा जाता है कि ही कॉन्ट्रीब्यूटेड द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। जो एरिस्टोटल के बाद सबसे पहला थोड़ा साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था, दैट वाज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिनस ने दिया था। इसके बियॉन्ड लिनस वॉज ऑल्सो द, जब इस चैप्टर में सब कुछ लिनस नहीं किया तो ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, राइट। उसके बियॉन्ड हु वॉज द फादर ऑफ ज़ूलॉजी? इट वॉज, सबसे पहले जिसने ये सब करना शुरू किया, एरिस्टोटल, ठीक है। सबसे पहले एरिस्टोटल ने इन सब चीज़ों में अपना इंक्विजिटिवनेस दिखानी शुरू की, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी, थियो, PHRASTUS, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है? देखो बॉटनी में ही ज़्यादा मुश्किल नाम होते हैं ना, थोड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं, ज़्यादा मुश्किल होते हैं, इसीलिए थियोफ्रेस्टस ज़्यादा मुश्किल नाम है, इसलिए बॉटनी से रिलेटेड है, ठीक है। और फादर ऑफ मेडिसिन, भाई ये तो बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, ये तो सभी को पता होगा, नहीं तो जिसने 3 इडियट्स देखी होगी उसे तो पता ही होगा, हिप्पोक्रेटस, ठीक है। हिपोक्रेटिक ओथ दिलवाई जाती है ना डॉक्टर्स को, ठीक है, ओके। अच्छा, और एक और दिमाग में आया अभी, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी, ये हैं डॉक्टर पंचानंद महेश्वरी, राइट। कई सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं अलग अलग फील्ड्स में, राइट। और उन सारे साइंटिस्ट के बारे में हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, मतलब कई सारे चैप्टर्स की स्टार्टिंग में किसी एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ स्पेशल सा दिया हुआ है, ठीक है। तो वो बस एवी नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी कोई भी चीज़ एवी नहीं देती है, हर चीज़ के पीछे एक एमसीक्यू हिडन होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो साइंटिस्ट के नाम हैं ये हर चैप्टर की स्टार्टिंग में होंगे, ठीक। आपको बस ये करना है, जैसे एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, एक बहुत अच्छा तरीका, देखो यू मस्ट हैव सीन कि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड होते हैं, इन द सेंस कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, सम वे और दी अदर, ठीक है। या तो नाम पूछ लिया, नाम से रिलेटेड कोई बात पूछ ली, या फिर उस
नाम को मेंशन किया, यू डोंट नो व्हाट दैट नेम स्टैंड्स फॉर। आपको अगर नॉर्मल भाषा में बोल दिया जाए तो आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दोगे, बट अगर उसका बायोलॉजिकल नाम दिया हुआ है तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। तो हाउ टू डू दैट, ठीक है, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, कहाँ तक याद रखोगे, कौन से हमें याद रखने हैं, कौन से नहीं याद रखने हैं। सी, एक काम करो, जब आप 11th में स्टार्ट कर रहे हो एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है, अपनी जो नोटबुक बना रहे हो उस नोटबुक के लास्ट वाले पेज पे एनसीईआरटी में जिस जिस ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नाम आ रहा है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नाम लिखते चलो। जैसे अब तक हमने कितने सारे इनकाउंटर कर लिए, टाइगर, ठीक है, लायन, एलिफेंट, ह्यूमंस, हाउस फ्लाई, जितने भी आते जाएंगे, तो 2 साल के एंड में आपके पास एक बहुत ही प्रॉपर लिस्ट होगी उन सारे नामों की जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमारे पास ये होगा, क्योंकि हमने हर बार जब एक नया नाम इनकाउंटर करा, हमने जाकर के अपनी लिस्ट को अपडेट किया, ठीक है। उससे क्या होगा कि जितनी बार हम लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं उतनी बार उससे पहले लिखे हुए नाम वी आर जस्ट गोइंग थ्रू देम, ठीक है। सो वो हमारे ब्रेन में थोड़ा सा बैठ जाएगा और ये इसी तरीके से याद होगा। एक बार में बैठ करके तो याद होगा नहीं, और दूसरी बात, एक बार में अगर आप बैठ के याद करने की कोशिश करोगे तो देयर इज नो एंड टू इट, कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, राइट। सो एक लिस्ट सी बनाओ और उस लिस्ट को आप जितनी बार उसको अपडेट करोगे, किसी नए चैप्टर में कोई नया नाम आपने पढ़ा, वो उस लिस्ट में ऐड किया, उतनी बार आप पुराने वाले नामों को रिवाइज करोगे और वो सारी चीज़ आपके ब्रेन में बैठ जाएगी बहुत ही कैजुअली। यू डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट्स इनटू इट, आराम से, बस थोड़ा सिस्टमैटिकली चलोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, आराम से हो जाएंगी, ठीक। उसी तरीके की एक लिस्ट बनाओ जिसमें छोटी सी लिस्ट सही, बट उसी टाइप की एक लिस्ट अपनी कॉपी के पीछे ही बना लो, जिसमें जो है जो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, या इम्पॉर्टेंट पीपल हैं उनके बारे में। क्योंकि क्या होता है कि जब पढ़ रहे हो एक एक चैप्टर तब तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं लगती, जब 2 साल का सिलेबस एक साथ आएगा ना तब दिमाग में सारी खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में आप एक लिस्ट बनाओ इसी तरीके की, जहाँ पे फादर ऑफ जोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, और जो जो आता जा रहा है ना हर चैप्टर में उस इंसान का नाम उसमें ऐड करते जाओ। सिलेक्टेड ही साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे हैं, लेकिन जब वो एक साथ एक जगह टैबुलेटेड होंगे और बार बार उस टेबल को आप अपडेट करोगे ना तो वो आपके सबकॉन्शियस में आ जाएंगे। डोंट हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू रिमेंबर देम, ठीक है। सो ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीका है चीज़ों को मेमोराइज करने का, ठीक। ओके, सो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के लिए अब हम नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। तब तक स्टडी वेल, डू वेल, क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो। सबसे पहले स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको लगाओ, और फिर उसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हमारे साथ भी करना, ठीक है। ओके, टिल देन बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।